2003 से सर आप राजनीति में हैं, लगभग 20 साल तक आपने संघर्ष किया। देखिए, असफलता का कोई एक कारण नहीं होता है। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में हैं श्री धर्मपाल गुर्जर। तो ये पारिवारिक मतभेद जो हैं सर, इनका कोई कारण, विशेष कारण है जो आप साझा कर सकते हैं? किसी भी परिवार का, चाहे महाभारत काल से देख लो, समय खराब होता है। तो सर पार्टी ने बार बार आप पर भरोसा भी जताया, टिकट आप निकाल भी नहीं पाए, लेकिन गलत निर्णय हो जाते हैं और वो गलत निर्णय भी नहीं कह सकते। पार्टी तो अपने विवेक से ठीक ही करती है। मनीषा गुर्जर, डॉटर ऑफ दाताराम गुर्जर, को कांग्रेस की टिकट मिली या उन्होंने दी, तो क्या वो आपसी पारिवारिक मतभेद का फायदा उठाना चाह रहे थे? एक तरफ जीत, एक तरफ हार, वो तो एक बड़ी चीजें रहती होंगी। हाँ, बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है उस वक्त। सर आपके पिताजी शहीद राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन हर साल होता है और बड़े बड़े लोग आते हैं। वो पुण्यतिथि तो होती है, लेकिन एक मेले जैसा रूप होता है, जैसे हमारे बड़े बड़े मेले भरते हैं। इनके पिताजी आर्म्ड फोर्सेज में नहीं थे, उसके बाद भी ये शहीद कहते हैं। जो अच्छा कार्य करते हुए वो देवतुल्य व्यक्ति होते हैं। अब तक के विकास कार्यों के बारे में थोड़ा बताएं सर। उसके बाद में 19 रोड हमने छोटी, जो कोई 75 लाख की है, कोई 1.5 करोड़ की है, कोई 40 लाख की है। उसके बाद में 13 रोड है। पानी की समस्या ऐसी है कि आपको कम्प्लीटली कभी भी आप उस पर कमांड नहीं कर पाओगे। रिसर्च कर रहे थे उस समय सर, कई लोगों ने ये भी कहा कि जो सड़कें हैं वो तो पहले से कांग्रेस के पास करी हुई थी। यानी एक MLD में 10 लाख लीटर होता है, 2 करोड़ 80 लाख लीटर पर डे खेतड़ी में पानी आता है। तांबे के लिए पूरे विश्व में तो क्या कहेंगे, पर एशिया में तो कम से कम 1 नंबर पे जाना जाता है। फिलहाल काम बंद पड़ा हुआ है, इसको वापस करने के लिए जैसे आपने बताया विजिट करवाया है, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कब तक देखने को मिल जाएंगे? ये बंद पड़ा है ऐसा कोई विषय नहीं है, चालू है, ये काम चल रहा है इसका। विधानसभा के अंदर खेतड़ी डिपो की जर्जर हालत के बारे में एक मुद्दा उठाया था, और मेरे मुंह से कहूँगा तो मैं कहता हूँ कि बात बहुत छोटी हो जाएगी। खेतड़ी सर अपराध के मामले में भी कई बार पिछले काफ़ी लंबे समय से और चर्चाओं में रहा है। बदमाशी बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोई कहीं पे किसी गली में कर दे तो मैं ये कह सकता हूँ हो तो सकता है, हमने कंट्रोल किया है। सर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में किसे बेहतर नेता मानते हैं? सर कई बार आप अपने भाषणों के अंदर सचिन पायलट जी के लिए प्रशंसा भी करते हैं, तो उसमें अगर आप उसको पार्टी की ऐसे, तो हम तो सामाजिक ढांचा तो हमारा चरमरा गया इसका मतलब। सर पॉलिटिशियन आप हैं, आपके हिसाब से राजनीति के अंदर सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक अगर कुछ है तो वो क्या है? मैगजीन्स वगैरह, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, पर पहले ऐसा सुनते थे कि आप गुर्जर जाति को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात का इंतजार ही कर रहा था कि आप ये सवाल पूछें। कौन सी देखी सर? बाहुबली देखी। बाहुबली देखी ठीक है, तो कहीं बाहुबली फिल्म से मोटिवेट हुए? शराब वगैरह पीना, नशे की लत में जाना, इस सब को सर कैसे देखते हैं? मान लेते हैं सर जनता आपको बार बार मौका देती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो विजन है, हम इस 5 साल में कुछ करके दिखाएंगे, लोगों को ये लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ है। मनोज घुमरिया का मुद्दा भी आपने उठाया था, उसको जनता के सामने लाना चाहिए। उसमें द्वंद्वी प्रतिद्वंदी की कोई बात ही नहीं है उसमें। खुद कोई ऐसी आदत अपना रखी है आपने जो लगता है कि कभी ये नहीं होना चाहिए था? मेरी अच्छी आदत है उखा पीना। अच्छी आदत है? ऐसा मत कहिए सर अच्छी आदत कैसे बताएंगे सर, बताइए। बुरी आदत है सच बोल। तो स्वागत है गाइज आप लोगों का हमारे एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बीजेपी के युवा फेस हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और फिलहाल सिटिंग MLA हैं। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में हैं श्री धर्मपाल गुर्जर। स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ इनका। जी सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेश जी। निश्चित रूप से आपके स्टूडियो में आके अच्छा लगा और मैं सोचता हूँ कि आप आम जन तक निश्चित रूप से एक सही बात को पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। जी सर, हम प्रयास करते रहेंगे। सर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूं। लगभग 20 साल तक आपने संघर्ष किया राजनीतिक जीवन में और निश्चित रूप से उसके बाद एक दिन सब कुछ बदल गया। लेकिन सर आप राजनीति में आए कैसे, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जन्म से पहले हमारा परिवार फैमिली जो बैकग्राउंड है वो राजनीतिक है। मेरे पिताजी ने मेरे जन्म से पहले ही चुनाव लड़ लिया था, वो नीमका थाना कॉन्स्टिट्यूंसी से। स्वर्गीय राम कुमार जी का नाम सब लोग जानते भी हैं इस क्षेत्र में। उसके बाद में चाचा जी भी कई बार MLA रहे, कि नीमका थाना से भी रहे, खेतड़ी से भी रहे, भाई भी विधायक रहे। निश्चित रूप से पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो
मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हमारा परिवार सबसे ज़्यादा नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। निश्चित रूप से हम काफ़ी लंबे समय से हमारा परिवार राजनीति में है। ये बात दिगर है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से हम बाद में आए, तो फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से ही मैं राजनीति में हूँ। निश्चित रूप से मैं इस बारे में तो यही कह सकता हूँ आपको। तो फैमिली बैकग्राउंड सर राजनीतिक रहा है आपका जी। उसमें भी जैसे आपने ये शुरू से ही तय कर लिया था या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आप चले गए? तो देखिए, व्यक्ति को अपना बाल्यकाल कहीं ना कहीं गुजारना पड़ता है। अपनी शिक्षा भी निश्चित रूप से एक ऐसे रीजनेबल वहाँ तक होनी चाहिए कि आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपको लोग डाइजेस्ट करें। आप में बौद्धिक स्तर भी वो होना चाहिए कि आप राजनीति में भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओगे, लेकिन आपकी शिक्षा तो निश्चित रूप से मजबूत होनी चाहिए। इसके निमित्त ही मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके बाद में मैं राजनीति में आया हूँ। जी। तो इलेक्ट्रिकल में वहाँ स्कोप नहीं देखते हैं जॉब के? नहीं, स्कोप जैसा कुछ नहीं। मेरे समय में तो कोई परीक्षा ही नहीं होती थी। डायरेक्ट आप मैन पावर में अपना एनरोलमेंट कराओ और आपके पास कॉल लेटर आता था। सही बात है। निश्चित रूप से मैंने थोड़े समय के लिए सर्विस भी की है, लेकिन उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा उसको उद्देश्य भी नहीं कहूँगा, मेरी एक सोच थी बचपन से ही कि अपना जो भी पिताजी ने किया है उस काम को आगे विस्तार से बढ़ाएं। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति कहता है, होना भी चाहिए। आपके पिताजी ने सर्व समाज के लिए आपको बलिदान दिया है और उस नाम को वहाँ ही अगर आप समाप्त कर देते तो मैं समझता हूँ वो संतान के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी। बिल्कुल सर, मतलब पूरी तरह से सोच समझ करके और आपने डिसीजन लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। ठीक है। और इंजीनियरिंग करी सर उसमें AIEEE से या नॉर्मल RPT इंजीनियरिंग आपने करी? नहीं, मैं हमारे टाइम में PAT होती थी, RPAT उसके टाइम में किया हमने। 2003 से सर आप राजनीति में हैं, लगभग 20 साल तक आपने संघर्ष किया। इतना लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ा सर आपको इस चीज़ का, या बार बार जब आप असफल हो रहे थे तो उसका कारण किस चीज़ को मानते हैं? देखिए, असफलता का कोई एक कारण नहीं होता है, उसके एक बहुत से कारण हो सकते हैं। उसमें एक राजनीति में एक छोटी सी भूल हो, एक छोटा सा जो इवेंट होता है वो समीकरण भी बिगाड़ देता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2003 का इलेक्शन निर्दलीय के रूप में लड़ा, नीमका थाना से। कुछ छोटे से मार्जिन से मैं चुनाव आ रहा था। उसके बाद में पार्टी ने मुझ में विश्वास किया, खेतड़ी से टिकट दे दिया। और मैं चैनल के माध्यम से आप कैसे बताऊं तो कोई ज़्यादा विस्तृत बातें नहीं है। निश्चित रूप से ये सब लोग जानते हैं कि परिवार का जो आपस का कई दिन से द्वंद्व था, वो द्वंद्व ही मेन रूप से उस असफलता का कारण रहा है। ऐसे तो हर असफलता के छोटे छोटे कारण कई रहते हैं और उसमें हम खुद भी हैं, हमारी भी कोई कमियां रही होंगी। निश्चित रूप से हमने उसको समय समय पे सॉर्ट आउट भी किया है, नोटिस भी किया है। तो जैसे कि आपने अभी परिवार का जिक्र किया, तो ये पारिवारिक मतभेद जो हैं सर, इनका कोई कारण, विशेष कारण है जो आप साझा कर सकते हैं? नहीं, आप एक ही लाइन मेरे एक ही मंजिल के लिए दौड़ते हो तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। और किसी भी परिवार का, चाहे महाभारत काल से देख लो, समय खराब होता है। आप महाभारत काल में बहुत विद्वान थे, हम तो कुछ नहीं उनके। बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे, प्रकांड योद्धा थे, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन वो चली और इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गई। तो उसमें समय ऐसा होता है जब बंदा कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। उसमें मैं आपको निवेदन स्पष्ट ही कर दूं, हमारी मानसिकता थी कि कोई सेटलमेंट हो जाए, लेकिन वो लंबा समय था और वो परिवार का समय भी खराब था और हमारा व्यक्तिगत समय भी खराब था। उस वक्त हमने हर तरीके की हानि झेली है। कई बार मुझे टिकट मिला, परिवार में बागी खड़े हो गए, कई बार उनको टिकट मिला, मैं बागी खड़ा होया, मुझे नो डाउट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं है आपके। ऐसा कुछ चलता रहा और वो समय एक ख़राब था, वो निकल गया जी। अब स्थितियाँ दूसरी हैं, परिस्थितियाँ। तो पहली बार सर जब आप चुनाव लड़ने गए थे, मैंने सुना आपने सपोर्ट भी किया था यहाँ। वो चीज़ें तो 2008 के बाद में निखर के आई है ना। उसके बाद में पहले तो कुछ था ही नहीं, अपना अपना फील्ड था, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, अपना क्षेत्र था, अपनी मेहनत थी, सब लोग करते थे। आपने सर लगातार चुनाव लड़े, उसमें कई बार आप निर्दलीय रहे, कई बार पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा जी। तो सर पार्टी ने बार बार आप पर भरोसा भी जताया, टिकट आप निकाल भी नहीं पाए, लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी है वो भरोसा जताती रही, क्या कारण मानते हैं? देखो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी को। कई बार विश्लेषण होता है, मैं ये नहीं कहता गलत हो जाता है, लेकिन आप अगर
अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हो और एक मार्जिन वोट लेते हो तो पार्टी को या फिर सभी नेताओं को कई बार सोचना भी पड़ता है कि कई बार किसी के साथ, राजनीति में मेरे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ कई बार गलत निर्णय हो जाते हैं, और वो गलत निर्णय भी नहीं कह सकते, पार्टी तो अपने विवेक से ठीक ही करती है, लेकिन वो फील्ड में जाके गलत साबित हो जाते हैं। उस वजह से मुझे पार्टी ने मेरे पे बार बार विश्वास किया। मैं पार्टी का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। अगर मेरे ऊपर इतनी बार विश्वास करके अंत में पार्टी के सहयोग से, पार्टी के समर्थन से और पार्टी के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से उस मुकाम पर हम पहुँचे जिसके लिए हम संघर्षरत थे। मैं निश्चित रूप से पार्टी का, जो हमारी पार्टी है दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अति शब्दों में धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसका क्रेडिट आप पूरी तरह से बीजेपी को देंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मेरी मदर पार्टी बीजेपी है, नो डाउट। तो लेकिन फिर भी सर, पार्टी भी देखती है, काबिलियत देखती है, चीज़ें देखती है, टिकट निकलेगी नहीं निकलेगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी वो चीज़ें रही होंगी। अब वो मैंने बताया ना, कई बार होता है एक फील्ड से जो आउटपुट जाता है उस पर कंसंट्रेशन करती है पार्टी। और हमारी पार्टी तो ऐसी है जिसकी सब कैमरे की नज़र में है। कोई आदमी संगठन में ही काम करता है, उसको हम अचानक उसका मूल्यांकन करके हमारी पार्टी उसकी योग्यता के हिसाब से उचित जगह पहुंचाती है। ऐसा उदाहरण एक नहीं है, बहुत है, सीएम अनेकों हैं। सीएम साहब तो चलो हमारे अब बने हैं 2023 में, उससे पहले आप मदन लाल जी सैनी का उदाहरण देखिए। मदन लाल जी सैनी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो हमेशा एमएलए रहते हुए भी बस से ट्रैवल करते थे और काफ़ी समय राजनीति का गैप रहा, लेकिन उसके बाद में पार्टी ने उनके ऊपर मतलब पार्टी की नज़र में वो थे। उचित समय पे उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया, राज्यसभा के सदस्य के बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी। ये एक पार्टी की मूल विचारधारा है जो इस बीजेपी में ही उम्मीद कर सकते हैं हम, अन्य पार्टियों में, अन्य राजनीतिक दल में हम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है सर, आप ज़्यादा समझते हैं पार्टी की चीज़ों को क्योंकि आप साथ जुड़े हुए हैं। सर, रिसेंट चुनाव के अंदर मनीषा गुजर, डॉटर ऑफ दाताराम गुजर, को कांग्रेस की टिकट मिली या उन्होंने दी, तो क्या वो आपसी पारिवारिक मतभेद का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे? देखो, ये तो जो कांग्रेस पार्टी ने दी है उन लोगों की मानसिकता तो मैं सही मूल्यांकन करके आपको नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से कई बार होता है कि पार्टियों में किसी को टिकट नहीं देना चाहते, उसका कोई अल्टरनेट खोजते हैं। वो अल्टरनेट के रूप में उन्होंने खोजा होगा, ऐसा मानना होगा। मुझे कांग्रेस के आइडियोलॉजी के बारे में या कांग्रेस की सोच के बारे में मैं अब ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं बता पाऊँगा, और मैं इस विषय पे ज़्यादा भी नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा एक फैमिली मैटर है। मैं इस बात को हमेशा किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी प्लेटफार्म पर, किसी भी स्टेज पे, इसमें मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ क्योंकि मेरा पारिवारिक मैटर है। ये पारिवारिक मैटर हमेशा स्थायी नहीं होते हैं जी। आप कई बार अनगल बोल के उसको स्थायी कर देते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। उन लोगों में से एटलीस्ट मैं नहीं हूँ। मैंने कभी भी एक शब्द मेरे परिवार के बारे में कभी बोला नहीं आज। घर पास पास है सर? हाँ बिल्कुल, हमारी नीम के अंदर नीम है जो बोलते हैं हमारी भाषा में, एक ही दीवार है। एक तरफ जीत एक तरफ हार, वो तो एक बड़ी चीज़ें रहती होंगी। हाँ, बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है उस वक्त जब ऐसा कुछ होता है जी। लेकिन उनको हमने केयरफुली हैंडल किया है। घर की बात को मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम में लोग अप्रिशिएट भी करेंगे आपको, देखना निश्चित रूप से। अगर कोई मुझे पसंद ही नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन मैंने कभी भी घर की बात मार्केट में नहीं जाने दी। ये मेरा मतलब एक बहुत सोच रही है, कभी भी सोच को हमने छोटा नहीं होने दिया, ये मैं आपको कह सकता हूँ और पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ। ठीक है सर, आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो पता लगा कि बहुत सारे लोग आपको चुनाव लड़ने के लिए पास से पैसा देते हैं, पब्लिक फंडिंग से चुनाव लड़ाते हैं आपको। इतना भरोसा सर लोगों में? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और ये बात जग जाहिर भी है। लोग मुझे हर चुनाव में अपने गाड़ी कमाई में से कुछ अपना जो भी सामर्थ्य के हिसाब से सहयोग करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं, और लोगों में प्रेम भी बना रहता है। वो जो भी हमारा जो बुरा काल निकला है उसमें लोगों ने हमेशा कंधे पे और सर आँखों पे उठाए रखा है, इसलिए इतना बड़ा लंबा संघर्ष हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत मैं तो एक निमित्त मात्र व्यक्ति हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, ऐसे किसान का बेटा जिनकी ज़मीन भी बहुत बड़ी नहीं है, और एक किसान का बेटा इतने समय तक लगातार संघर्ष करते रहे, तो ये बिल्कुल जायज़ है कि मेरे जो शुभचिंतक हैं, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का सहयोग जितना मुझे मिला है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ।
और मैं ये बात अप्रिशिएट करता हूँ अपने तन मन वचन और कर्म से कि लोगों ने मेरे जो भी बुरे दिन थे उनमें बहुत साथ दिया है। मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। तस्वीर बदलेगी एक दिन, मेहनत करने वाला चाहिए, बिल्कुल वो चीज़ें बदलती हैं। और मुझसे तो इंस्पायर्ड होते हैं नौजवान, कभी एक सफलता देख के लोग बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसा रास्ता अपना लेते हैं, सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन जब जिक्र आता है कि हम इतने संघर्ष के बाद में अपना गोल अचीव कर सकते हैं, तो उसमें लोग उदाहरण के तौर पे कई बार देते हैं उदाहरण। नहीं, निश्चित है सर। मैं लोगों को एक मिलती है, उसमें ऊर्जा मिलती है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि 20 साल लगातार मतलब असफलता हाथ लगी और उसके बाद भी आप बने रहे, डटे रहे अपनी जगह। ये सर सच में बड़ी बात होती है। वो भी दो जिलों से लड़ा है मैंने, चुनाव सीकर से भी लड़ा, जुनून से भी लड़ा। बिल्कुल सर। आपके पिताजी शहीद राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर मेले का आयोजन हर साल होता है और बड़े बड़े लोग आते हैं। ये सर कब से शुरू हुआ? ये आज से लगभग 40 साल से पहले की बात होगी। पिताजी को तो शायद 55 साल के लगभग होगी। लेकिन हमने शुरू किया जब हम बाल्यकाल में थे, इस स्थिति में नहीं थे कि वो तुरंत उनके बाद शुरू कर दें। लेकिन जब से हमने शुरू किया, छोटे लेवल पे शुरू किया, लेकिन आज उसको अब मेले का रूप ही दे दिया लोगों ने। वो पुण्यतिथि तो होती है लेकिन एक मेले जैसा रूप होता है, जैसे हमारे बड़े बड़े मेले भरते हैं। लेकिन वो होता है सिर्फ मेले के रूप में, लोग आते हैं, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। और राजस्थान के तो कोई भी नेता ऐसे बचे नहीं हैं जो उस छोटी सी ढाणी में या मेरे पैतृक स्थान पे, सही बात, या स्वर्गीय राम कुमार जी के जो जन्मस्थली थी उस पर नहीं आए हुए हूँ, जैसा आप देखते हो। और मैं बड़ा सा उदाहरण दूं तो राजनाथ जी भी हेलीकॉप्टर लेके एक बार पधारे थे। हमारे कोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज तक ऐसे नहीं है जो वहाँ पे नहीं पधारे हो। मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब लोग आए हैं। और वो मैं मेरी मानता नहीं मानता हूँ, वो एक जो उन्होंने संघर्ष किया था, आपको मैं बता दूं, शायद आपके संज्ञान में नहीं है, सुरक्षा दल का उन्होंने निर्माण किया था। पहले चोरियाँ, डकैतियाँ, बदमाशियाँ होती थी, समाज की एक सुरक्षा का सुरक्षित रहे, उनके लिए उन्होंने स्वर्गीय राम कुमार जी ने एक सुरक्षा दल का गठन किया। ठीक है। उस गठन में लोगों को, गाँव वालों को अवेयर किया, जो भी चोरियाँ होती थी उनको बंद कराया। उसी के निमित्त उनका मतलब हत्या भी हुई थी। जो इतना बड़ा कुर्बानी जो लोग दे गए, उनका हम संघर्ष याद करके लोगों को बताते हैं या हम अपने आत्मसात करते हैं जीवन में, तो एक प्रेरणा मिलती है, आदमी को ऊर्जा मिलती है। मैं उस प्रेरणा और ऊर्जा के लिए ही हम लोग उनकी पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं जी, कि कैसी विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति संघर्ष कर सकता है बिना संसाधन के। आज तो आपके संचार के माध्यम हैं, आपके हर चीज से माध्यम। उस टाइम तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ही ऊँट था। सही बात। टेलीफोन वगैरह ये बहुत दूर की बात थी। लेकिन उस वक्त लोगों को जागृत करके अन्याय के खिलाफ लड़ना, फिर हम उस व्यक्ति की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएं तो हमारा उनकी औलाद होना भी बेकार है। मेरी यही सोच है, उसके सिवाय कोई सोच नहीं है। जी सर, एक आपके विरोधी हैं वो एक क्रॉस क्वेश्चन और करते हैं कि इनके पिताजी आर्म्ड फोर्सेज में नहीं थे, उसके बाद भी ये शहीद कहते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन सामाजिक शहीद, राजनीतिक शहीद, जो अच्छा कार्य करते हुए वो देवतुल्य व्यक्ति होते हैं। जैसे तेजा जी ने गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया, किसी ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। ये कोई डेफिनेशन आपको एक कागज़ पे लिख के देने की जरूरत नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो आम व्यक्ति बात करते हैं कि किसी की रक्षा के लिए जो आदमी अपने प्राणों की आहुति देता है वो शहीद की गिनती में होता है। उसका हमें पेंशन नहीं चाहिए, ना किसी का सर्टिफिकेट चाहिए। हमें यही है कि आज लोग 55 साल बाद में भी ये याद करते हैं कि एक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने समाज की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। जी ठीक है, मतलब समाज ने खुद इस विचारधारा को स्वीकार किया है। जी, आपके कार्यकाल के सर 1.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। अब तक के विकास कार्यों के बारे में थोड़ा बताएं सर। निश्चित रूप से वाजिब सवाल है, हर राजनेता से आपको पूछना भी चाहिए। आप सिर्फ जनता का वोट लेके कहाँ जाके बैठ जाते हो, आप किसके क्या उनके लिए कर रहे हो, निश्चित रूप से पूछना चाहिए। इसकी विस्तृत डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा तो समय लग जाएगा और उसमें थोड़ा सा यूँ लगेगा कि ये सिर्फ आडंबर किया जा रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ और बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ और प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, खेतड़ी के अंदर सबसे पहले हम जो काम आपको गिनाएं, खेतड़ी में जो रोडें चल रही हैं,
आज की तारीख में सड़कों का काम चल रहा है। निश्चित रूप से मैं एक बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगले 6 महीने में जब ये धरातल पे उतर जाएंगी तो खेतड़ी का कोई भी मेन रोड, जिसको हम एक स्केलेटन कहते हैं, ढांचा, जो रोडों के बारे में ढांचा बनाया जाता है, एक भी मेन रोड आपकी नहीं बचेगी। मैं आपको बड़ी बड़ी अगर 2-3 बताऊंगा तो भी सफिशिएंट। सब एक हमारी बबाई से चलती है, बबाई, कालोटा, माधोगढ़, पदेवा, दलेलपुरा, शेफरा ग्वार, आपका चिंचड़ोली, आगे जाके माउंडा सड़क में मिलती है। 43 करोड़ 20 लाख की रोड वो पास कराई है। ठीक है। एक आपकी हरियाणा सीमा से खेतड़ी आती है, निजामपुर मोड़, 30 करोड़ 50 लाख की वो, बड़ी बड़ी बता रहा हूँ मैं, छोटी नहीं बताऊंगा। उसके बाद में आप चले जाओ डाबला से, यहाँ पे पपुरना से डाबला जो रामकुमारपुरा होता है, मेरे पैतृक स्थान पे जाती है, 21 करोड़ की वो रोड है। उसके बाद में आप मेहाड़ा से वापस आ जाओ माउंडा की तरफ, 11 करोड़ की रोड वो है। फिर मेहाड़ा से चलो आप शिमला, दूधवा, पचेरी, 18 करोड़ 70 लाख की वो है। ठीक है। ऐसी मैंने ये बड़ी रोडें। उसके बाद में 19 रोड हमने छोटी, जो कोई 75 लाख की है, कोई 1.5 करोड़ की है, कोई 40 लाख की है। उसके बाद में 13 रोडें, उसके बाद में 7 रोडें। तो मैं इस रोडों के मामले में कंप्लीटली संतुष्ट हूँ। और कभी भी आदमी को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अभी क्षेत्र में बहुत जगह ऐसी हैं, ढाणियाँ बची हुई हैं, जो हमें अभी उनको रीच करना है और उन पे काम करना है। उसके बाद में हमने पानी में भी किया है। पानी की समस्या ऐसी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, सर्वसाधारण को बताना चाहता हूँ। पानी की समस्या ऐसी है कि आपको कम्प्लीटली कभी भी आप उस पर कमांड नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि अगर उस गांव के अंदर, बड़े गांव के अंदर 95% घरों में जा रहा है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 5% घरों में नहीं पानी पहुंच रहा, तो ये मान लो उस गांव का व्यक्ति कहेगा हमारी तरफ से तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी की हमारी खेतड़ी में हम 60-70% पे पूरा कंट्रोल है। लेकिन पानी की समस्याएं एक एक घर में, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि खेतों में हम लोग बसते हैं, 3 घर वहाँ बना लिए, 2 घर वहाँ बना लिए, तो उसमें हम लोग वहाँ तक अभी कम्प्लीटली नहीं पहुँचे। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ और स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन हम लोग कंटिन्यू उसमें चल रहे हैं। DMFT के तहत भी मैंने 8 करोड़ रुपए के ट्यूबवेल और उनकी डीपनिंग वगैरह का काम कराया है, और अन्य काम भी जो हम लेके आ रहे हैं निश्चित रूप से इस पे भी हम करेंगे। और गर्मियों के मौसम में ये सब जगह समस्या होती है। रिसर्च कर रहे थे उस समय सर, कई लोगों ने ये भी कहा कि जो सड़कें हैं वो तो पहले से कांग्रेस की पास करी हुई थी और वो बन रही हैं, ऐसा भी है? ऐसा तो, ये तो है व्यवहारिक सवाल है, कभी होता ही नहीं है ऐसा। ये सरकारें 1.5 साल बाद में अगर सड़कें लाएंगी, हमारी बजट की घोषणाएं हैं, ये माननीय दिया कुमारी जी की बजट की घोषणाएं जो मैंने आपको बताई हैं। नहीं सर, ये आम आदमी का सवाल। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कुछ भी पूछ रहा हूँ और वो व्यवहारिक भी है, लेकिन आम आदमी तो ये समझता है ना जो उसको आसपास सुनने को मिलता है। अब ऐसा सुनने को अगर उसको कहीं मिल रहा है तो आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो हमारी बजट घोषणाएं हैं। जो बजट में घोषणाएं, तो जो लोग कुछ समझते ही नहीं है और जिनको कहना ही है कि ये काम किसी ने, उसने कराया है कि इसने नहीं कराया, तो उनके हम उस बात में जाएंगे नहीं। आई डोंट केयर, मैं परवाह भी नहीं करता हूँ। हमने काम किया है, बजट में घोषणाएं हुई हैं। बजट की घोषणाएं तो आम आदमी समझता है लगभग, जिसको नहीं समझना है उसको तो कोई समझा ही नहीं पाएगा। ठीक बात। तो सर, पानी के लिए आपने बताया, और जैसे कि आपने सड़कों के बारे में भी बताया, उसके अलावा सर कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप मानते हैं कि हमने इस कार्यकाल के अंदर किए? स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य में फिर कहोगे आप, ना मानने वाले के लिए तो ना माने, एक बजट के अंदर 28 उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें प्रत्येक की कीमत 55 लाख, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें प्रत्येक की कीमत 1 करोड़ 42 लाख, ये तो मैंने पास करवाए हैं एक मुश्त। ठीक है, उनकी, हाँ, आप उसका एनालिसिस करें, आप पूछें। नहीं, आप कभी स्वास्थ्य केंद्रों की जाकर के जांच करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम अजीत हॉस्पिटल में भी दवाएं वगैरह समय पे सब जाते हैं। अवेलेबल? उप जिला अस्पताल का काम चल रहा है हमारा 42.5 करोड़ का, जो आप एक 20% काम पूरा हो गया। निकट भविष्य में वो बन के शानदार तैयार होगा, निश्चित रूप से तैयार होगा। उसमें भी हमने अब जो हमारा मोटा 1.5 साल का आंकलन है, हमने 62.5 करोड़ रुपए आपके इसमें खर्च किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो सर, ऐसे कोई काम आपकी लिस्ट में जो हों, जो शेष कार्यकाल में आप करना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से हमारा खेतड़ी अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसमें पर्यटन की अपार संभावना है। दूसरा, हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। पहले हमने कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी को इनवाइट किया, उनको दिखाया, और कल ही आपने देखा होगा
सतीश चंद्र जी दुबे जो खान राज्य मंत्री हैं उनका विजिट करवाया है। कई बार क्या होता है कोई चीज़ को ला के दिखाने से उसका उस पर एनालिसिस होता है कि इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। कोई भी सुधार की गुंजाइश होगी, निश्चित रूप से बहुत गुंजाइश है, हम करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। जो हमारा पर्यटन है, जैसे हमारी लेपर्ड सफारी का काम है, हम इस क्षेत्र में काम पे लगे हुए हैं जिससे युवाओं को रोज़गार मिले। उसमें हम कितना सफल होते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। अभी हम उसका कोई राजनीतिक लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, हम प्रयासरत हैं। ठीक है। तो और सर आपको जो लगता है कोई जनता की और समस्याएं हैं जो इस कार्यकाल में आप ज़रूर दूर करेंगे, पर्यटन और इसके अलावा? समस्याएं तो यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएं एक बार। समस्या तो सबसे बड़ी ये है कि बेरोजगारी है, ये प्राथमिकता यही है। और ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर व्यक्ति के लिए नौकरी भी नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा जनता को। कुछ व्यवसाय अपने खुद के भी करने पड़ेंगे। आप ये कहो कि हर व्यक्ति को सर्विस मिले, सरकारी मिले, प्राइवेट मिले, ऐसा कहीं संभव किसी विकसित देश में भी नहीं है। इस बात को चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, यथासंभव आदमी को स्वयं के रोजगार की तरफ अगर नहीं अग्रसर होगा, एक व्यक्ति एक खुद का रोजगार करके 10 लोगों को रोजगार दे देता है, तो वो भी एक देश की ग्रोथ उससे भी बढ़ती है। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज़्यादा है और चीज़ें हैं। सर खेतड़ी एशिया के अंदर तांबे के लिए पूरे विश्व में तो क्या कहेंगे, पर एशिया में तो कम से कम 1 नंबर पे जाना जाता है। बिल्कुल। तो सर ये अभी फ़िलहाल काम बंद पड़ा हुआ है, इसको वापस करने के लिए जैसे आपने बताया विजिट करवाया है, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कब तक देखने को मिल जाएंगे? और स्थानीय लोगों की प्राथमिकता इसमें रहेगी कि नहीं रहेगी रोजगार के लिए? ये बंद पड़ा है ऐसा कोई विषय नहीं है, चालू है, ये काम चल रहा है इसका। हम 2 मंत्रियों को इसलिए लेके आ रहे हैं कि इसमें क्या और सुधार की गुंजाइश है, वो लोग नोट करके जाते हैं। पूरा सेमिनार हुआ है, जैसे मैं आप कल की बात बताऊं, परसों की बात बताऊं, सतीश चंद्र जी दुबे आए थे, पूरा सेमिनार किया है उन्होंने 1-1.5 घंटे का। अधिकारियों से पूछा है कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है। तो निश्चित रूप से आप सक्षम जो बॉडी है उसको लेके आओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप हमको मिलेगा, और वो मिलेगा तो क्षेत्र को ही मिलेगा जी। मेरा शुरू से प्रयास रहा है। मैं फिर कहता हूँ ये भविष्य के गर्भ में है कि हम कितना कामयाब होंगे और किस तरीके से होंगे, लेकिन इंसान का फर्ज है कि काम करते रहना चाहिए। कॉपर के बारे में किसी ने सोचा नहीं, लेकिन हमने जितना लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा सोचा है, लेकिन उसका आउटपुट रिजल्ट हम बहुत ज़्यादा लेके आए मार्केट में, ऐसा मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। हाँ, लोगों को आपसे ज़्यादा उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक आपको संघर्ष करते हुए देखा है और उनको लगता था कि हाँ अगर ये आदमी आएगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। उम्मीद तो करते हैं लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। पिछले दिनों सर आपने विधानसभा के अंदर खेतड़ी डिपो की जर्जर हालत के बारे में एक मुद्दा उठाया था, उस पर कुछ अमल हुआ या कुछ होने की तैयारी है? बिल्कुल, विभिन्न मुद्दे मैंने उठाए हैं, और मेरे मुंह से कहूँगा तो मैं कहता हूँ कि बात बहुत छोटी हो जाएगी। लोगों ने, वो चाहे मेरा विरोधी है या मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन लोगों ने ये तो मानना है कि पहली बार खेतड़ी के किसी विधायक को हमने विधानसभा में बोलते हुए देखा है। ठीक है। यहाँ की जो विरासत थी, हमारी अनमोल विरासत, राजा अजीत सिंह का नाम कोई विधानसभा में आज तक बोल नहीं सका। 76 साल में कोई नहीं बोल पाया। हमने राजा अजीत सिंह के बारे में बताया है, यहाँ की अरावली की पहाड़ियों के बारे में बताया है, हमें यहाँ पर क्या क्या संभावना है, क्या हो सकता है। कॉपर प्रोजेक्ट का मुद्दा, डिपो का मुद्दा, हमारा पर्यटन का मुद्दा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है। रोपवे तक, मैंने रोपवे तक का यहाँ पे मुद्दा उठाया है, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो हमने विधानसभा में नहीं उठाया हो। उनमें से कितने पूरे होते हैं ये समय के अंतराल की बात है। एक कालखंड आएगा जिसमें हमें बताएंगे कि हम लोगों ने ये काम किए जी। निश्चित रूप से जो मुद्दे हमने उठाए हैं, आज से पहले मेरा किसी की बुराई करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन लोगों के जुबान में है काम कम हो ज़्यादा हो, ये तो एक सरकार की सतत प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है तो वो ज़्यादा काम ले आता है, जैसा मैं हमेशा स्टेज पे भी कहता हूँ, और जो व्यक्ति नेग्लिजेंट रह जाता है, सुस्त रहता है, वो कम ले आता है। लेकिन खेतड़ी की अनमोल विरासत को हमने मजबूती के साथ विधानसभा में रखा है, और आम जन, चाहे वो मेरा शुभचिंतक हो, चाहे वो मुझ में विश्वास नहीं रखता हो, वो भी, आप चौराहे पे आप ये कहते हुए सुनोगे कि जब भी विधानसभा चली, खेतड़ी के विधायक ने खेतड़ी के मुद्दे उठाए, और लोगों का स्पष्ट यही कहना है कि हमने आज तक खेतड़ी के विधायक को किसी को बोलते हुए नहीं सुना। पहली बार कोई विधायक गया जिसने खेतड़ी की आवाज़ उठाई है।
ठीक है। तो सर मतलब लोग कब तक माने कि डिपो की हालत सुधर जाएगी, बसों की हालत, थोड़ा आप अनुमान दे सकते हैं कोई? डिपो में काम चल रहा है, फ्लोरिंग का काम चल रहा है, और डिपो के लिए जो भी हम बजट की और प्रावधान होगा निश्चित रूप से करेंगे। हमारा डिपो है, उसमें जो भी सुधार की गुंजाइश है हम वक्त पे करते रहते हैं। खेतड़ी सर अपराध के मामले में भी कई बार पिछले काफ़ी लंबे समय से और चर्चाओं में रहा है। अब क्या लगता है सर, आपने कौन से कुछ चीज़ें आपने कड़े फैसले लिए हैं इस अपराध पे लगाम लगाने के लिए, या क्या है, कैसे देखते हैं सर इसको? मैं इतना कह सकता हूँ आपको, और पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ और साक्ष्य के साथ कह सकता हूँ, मेरे 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर ईश्वर की भी मेहरबानी रही है, कुछ हमारे प्रयास भी रंग लाए हैं। सिंगल फायरिंग आज तक नहीं हुई है। खेतड़ी में तीसरे दिन फायरिंग होती थी, महीने में 2 महीने में बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, लेकिन 1.5 महीने में ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ मैं आपके चैनल पे, यूँ नहीं है कि लोग मुझे फालतू में बात सुन लेंगे। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ 1.5 साल में कोई फायरिंग नहीं, कोई बड़ी घटना नहीं है। और लोगों ने एक समुदाय विशेष को बदनाम कर रखा था, आगे ये लोग बदमाशी करते हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पूर्ण तरीके से उस पर लगाम लगाया है। और आप उपाय की बात करते हो तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी थाने का SHO है, मैं उसको ये कहता हूँ कि मेरी बात आते ही ये सुन ले एक बार, मुझे ये आपके कार्यकाल में नहीं देखना क्या करोगे, कैसे करोगे। एक भी फायरिंग हो गई, कोई बड़ी घटना हो गई, तो आप ये समझना कि यहाँ आप काम करने के लायक नहीं हो। उस पर कंट्रोल करोगे। जो भी बदमाश नेचर के, जो भी किसी भी सर्व समाज, किसी भी समाज का हो, क्योंकि कोई समाज बदमाश नहीं होता, उसमें कुछ लोग बदमाश होते हैं। कोई भी हो, आपके हिस्ट्री शीट के हिसाब से देख लो, आप उनकी गतिविधियों के हिसाब से देख लो, हर 2 महीने के अंदर उनकी थाने में हाजिरी लगवाओगे। थाने में हाजिरी लगा के पूछोगे क्या कमाते हो, क्या खाते हो, आपकी गतिविधियां क्या हैं, इन दिनों में आप कहाँ रहे, क्या क्या किया। इस वजह से हम 1.5 साल में इस पे कंट्रोल कर पाए हैं। इसको कड़े कदम भी कह सकते हो और एक उनके बचाव के लिए भी कह सकते हो, क्योंकि अपराध का रास्ता किसी को मंजिल तक नहीं ले जाता। ठीक बात है, किसी को नहीं ले जाता है। अपराध लोग करते हैं लेकिन बाद में उसको भुगतते हैं, जब पछताना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहता, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं कोई दावा नहीं करता कि आगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं जो बदमाशी कर देगा वो बचेगा नहीं। बदमाशी बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोई कहीं पे किसी गली में कर दे, आप कहाँ वाच करोगे, कहाँ बेचारा थानेदार करेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ हो तो सकता है, हमने कंट्रोल किया है, लेकिन हो जाएगा और कोई कर देगा तो उसके साथ उसका बचाव नहीं करेंगे। इस चीज़ के लिए आप जनता को आश्वस्त करता हूँ और 100% आश्वस्त करता हूँ। हाँ, लेकिन हम रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम अगर अपराधी के मन में भय रहेगा तो एटलीस्ट वो करने से बचेगा। रोका भी है, अभी तक तो रोका ईश्वर की कृपा रही, मैंने कहा ईश्वर की कृपा रही है, आगे हो भी सकता है, लेकिन जो कर देगा वो बचेगा नहीं। सर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में किसे बेहतर नेता मानते हैं? जी, देखिए अपनी जगह दोनों ही बहुत अच्छे और एक कद्दावर नेता हैं। इनका फील्ड है, अपना कार्य क्षेत्र है, अनुभव है। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं जी, इतनी बड़ी टिप्पणी करने में ना तो अपने आप को सक्षम मानता हूं, लेकिन आपने सवाल कर ही लिया तो मैं बताना चाहता हूं, अपनी जगह परिस्थितियों के हिसाब से अपने दोनों नेता अपनी स्थिति में मजबूत हैं। और गहलोत साहब ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, निश्चित रूप से किया है। सचिन जी का भी अपना एक रूट है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, लोग पसंद करते हैं, निश्चित रूप से पसंद। ठीक है, दोनों मेरी नज़र में तो बहुत अच्छे नेता हैं। मैं तुलना करूं या मैं उस बात में जाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में अच्छे नेता हैं। और जिन्होंने राज किया उनका लोगों ने राज देखा होगा, एनालिसिस तो वो भी करते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को अच्छा बता रहे हैं और ठीक बता रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी लाइन से मैच नहीं करेगा फिर? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कांग्रेस में कुमाराम जी आर्य थे, जो किसान नेता थे, कांग्रेस ही थे, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ, क्योंकि अच्छे नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए ज़मीन, जो आज हमारा ज़मीन का जो मालिकाना हक है, उसके लिए वो लोग लड़े थे। आज कुमाराम लिफ्ट परियोजना उनके नाम से जो चल रही है, निश्चित रूप से जो जिसने अच्छा काम किया है,
पार्टियां में जो भी पार्टी का लेवल है उस हिसाब से काम किया, जनता के भलाई के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से अच्छे नेता किसी पार्टी में हो सकते हैं। और बीजेपी में लीडरशिप है, उसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, नो डाउट। आज से पहले 2014 से पहले देश की क्या हालत थी, क्या हालत थी देश की, इस देश की कहाँ गिनती होती थी। आज हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी की हैं, जो हम कौन से नंबर पे होते थे। देश का गौरव जो विश्व स्तर पे मानचित्र पे बढ़ा है, आज से पहले नहीं बढ़ा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पहुँचाया इस देश को, इसमें कहाँ किंतु परंतु है। जो लीडरशिप होगी, जैसे गडकरी जी हैं, निश्चित रूप से मैं फैन हूँ, क्योंकि देश में रोडों का जो काम 2014 के बाद में दिखा है, तो आप क्षेत्र से निकलोगे कभी तो आप महसूस करोगे कि गडकरी जी याद आएंगे ही आएंगे आपको। तो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं गडकरी जी? नहीं, वो उस विषय में जाना तो सवाल ही नहीं है, मैं उस विषय पे टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ जी। लेकिन मैं कहता हूँ गडकरी जी ने जो काम करके दिखाया है, आज लोग उनके जो पार्टी को पसंद नहीं करते, जैसे अलग विचारधारा के लोग हैं, वो भी तारीफ करते हैं कि क्या रोडें बनाई हैं। देश में निकलोगे तो जो आपका 8 घंटे का सफर था वो 2-2 घंटे का कर दिया। सड़कों में काम हुआ है सर, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो किसी भी पार्टी में अच्छे नेता हो सकते हैं, इसमें हमें कोई किंतु नहीं है कहने में। सर कई बार आप अपने भाषणों के अंदर सचिन पायलट जी के लिए प्रशंसा भी करते हैं। लोग उसको ये समझते हैं कि कहीं जातिवादी सोच तो नहीं इसके पीछे? नहीं, मैं उस जनरेशन का भी नहीं हूँ, और मैं इतना उसमें अपने शिक्षा के हिसाब से भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर इन सेंस मेरी मैच्योरिटी इतनी कमज़ोर नहीं है। कई भाषणों में कोई शहीद का प्रोग्राम हो, जो शहीद किसी जाति या पार्टी का नहीं होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जाएं। निश्चित रूप से जो हमारा अतिथि खेतड़ी आया है, एक कॉमन प्रोग्राम है सर्व समाज का, एक शहीद जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी पे के मंच पे हम लोग उसकी मूर्ति के अनावरण में खड़े होते हैं, और उसमें हम लोग उस अतिथि का वेलकम ही नहीं करें। खेतड़ी में कोई आया है, सही बात, तो उसमें अगर आप उसको पार्टी की ऐसे, तो हम तो सामाजिक ढांचा तो हमारा चरमरा गया। इसका मतलब हम तो एक बाउंडेशन में हो गए कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। जब हमारा शहीद का प्रोग्राम है, कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं, उसमें जो अतिथि आते हैं, जब उनका वेलकम करें, खेतड़ी के हम बाशिंदे, हम मेजबान हैं, वो मेहमान हैं, उनका वेलकम करें, निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसे ही कोई एक आध घटना हुई है, उसको लोग राजनीतिक तूल दे देते हैं, ऐसा कुछ। इस मामले में लोगों को आपसे सीखना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से मुझसे तो कोई ना सीखे, लेकिन हमारा नैतिक धर्म है ये। हाँ, मैं पार्टी की लाइन मैच करें, हमारा क्षेत्र है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे क्षेत्र में दुश्मन भी आ जाए, हमारा घर है, एक पारिवारिक व्यवस्था है, ये एक पारिवारिक व्यवस्था है, उस घर पे हम आपका दुश्मन भी आएगा, तो आप अगर उसको अब्यूज़ यूज़ करते हैं या फिर उसको अब्यूज बिहेव करते हैं, तो आप, मैं समझता हूँ कि सामाजिक ढांचे को चरमरा रहे हो, वो कतई ही हमारे देश की संस्कृति के विपरीत। तो वो प्रशंसा मतलब हमारे अतिथि थे इसलिए? हाँ, बिल्कुल, इस बात के लिए करी हमने। बिल्कुल श्योर, नो डाउट। सर बहुत कम इंटरव्यूज़ आपके अभी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा लोग आपकी दिनचर्या के बारे में भी जानें कि सुबह उठने के बाद किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है। ये देखो, राजनीति तो एक पब्लिक लाइफ है जी, और राजनेता एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं इतना कह सकता हूँ मेरे बारे में कि आप, हो सकता है कोई लोग होंगे कि राजनीति में रहते हुए, पब्लिक लाइफ में रहते हुए वो एक सेट रूटीन से जीते होंगे, होते होंगे कोई, लेकिन मैं उनमें से कम नहीं हूँ। मेरी दिनचर्या रात को 1 बजे सोए तो उठने में भी लेट होती है, कोई फिक्स नहीं है, मैं तो ये कह सकता हूँ। कंटिन्यू आप वॉक करते हो ऐसा भी नहीं है, समय मिलता है तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ, शरीर के लिए निकालता हूँ, और समय नहीं मिलता है तो पब्लिक के लिए देता हूँ। मैंने खेतड़ी में एक नई परंपरा शुरू की है, मुझे पता नहीं उसका भविष्य में मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, भविष्य में क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं नियमित यहाँ पे होता हूँ तो जन सुनवाई करता हूँ। लोग 6 बजे, मैं जहाँ मेरा रेजिडेंस है वहाँ पे 6 बजे आके बेल बजा देते हैं, पहले वहाँ लोगों को सुनता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत तैयार होके नाश्ता पानी करके मैं ऑफिस जाता हूँ। वहाँ पे जब तक एक एक व्यक्ति को नहीं सुन लेता, जब तक सबकी समस्या का निराकरण हो जाता है, ऐसा मैं नहीं कहता,
लेकिन मैं यथासंभव मेरा प्रयास करता हूँ उनके लिए किसी अधिकारी को, कर्मचारी को कॉल करना, उनकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास होता है। और ये मैं ये भी कह सकता हूँ ये परंपरा मैंने खेती में नहीं डाली है। इसका मुझे फायदा होगा कि नुकसान, ये बाद की बात नहीं, अच्छी बात है। सब लेकिन लोगों लोग को- मुझसे मिलते हैं पर डे 200-300 लोग, और कभी अब ट्रांसफर के अभी खुले हैं, जैसे आज तो मेला लग रहा था वहाँ पे, पूरे दिन हम 1 बजे तक बैठे हैं। सही है। तो ये सर रेगुलर बेसिस पे होता है? रेगुलर, मैं यहाँ क्षेत्र में रहता हूँ तो यहाँ रेगुलर होता है। जयपुर होता तो जो लोग जयपुर जाते हैं उनसे मैं वहाँ मिलता हूँ। ये देखने के बाद और ज्यादा लोग आएंगे आपके पास? नहीं, बिल्कुल आने दो। हमें लोगों ने किस उम्मीद से चुना है? जब हम जिन लोगों के सहारे से बने हैं, जिन लोगों के परिश्रम से, उनके पसीने से हम लोग बने, उनसे क्यों आंख चुराएं? काम कम हो जाएंगे। मैं ये बात कहता हूँ, 100 के 100 काम किसी के नहीं होते। एक व्यक्ति के जहन में, एक व्यक्ति के दिमाग में 20 काम होते हैं, लेकिन आप उनका जो जायज़ काम है वो तो करो। मैं पब्लिक से बिल्कुल भी, कई नेता भागते हैं पब्लिक से, एक अपना सेपरेट दायरा बना लेते हैं, उसमें सेपरेट जो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलते हैं, उनमें से मैं नहीं हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से सब लोगों से मिलता हूँ, और मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में किसी बंदे को मैंने ये नहीं कहा कि फलाने को लेके आ, जब तेरा काम होगा। डायरेक्ट मिल सकता है? डायरेक्ट मिलता हूँ मैं, डायरेक्ट खेती में। सर, पॉलिटिशियन आप हैं, आपके हिसाब से राजनीति के अंदर सफल होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कुछ है तो वो क्या है? उस बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा असफलताएं मैंने देखी हैं। इसीलिए तो आप अपने अनुभवों से बताएंगे ना। मेरा अनुभव यही है, अगर आप मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। कितनी हार हुई, कितने संघर्ष किए, उसके बाद में भी एक लक्ष्य था कि निश्चित रूप से जीतेंगे। और लेकिन जो सच्चाई का रास्ता वो नहीं छोड़ेंगे। ये हो सकता है राजनीति में मेरी ड्रॉबैक भी हो, मेरी कमी भी हो सकती है। लगभग राजनेता लोग या फिर कुछ छोटी मोटी बात राजनीति के बारे में समझते हैं, उनका एक सेट फॉर्मूला रहता है कि झूठ बोलनी चाहिए राजनीति में। हाँ हाँ। लेकिन हमने वो रास्ता कभी छोड़ा नहीं। हो सकता है ईश्वर ने इसलिए हमारा रास्ता लंबा कर दिया हो। किसी व्यक्ति को 4 चक्कर लगवा के, उसका पैसा खर्च करवा के, उसका समय खर्च करवा के आप अगर उसको मना करते हो बाद में, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा आप उसके साथ अन्याय कर नहीं रहे हो। सच्चाई हो सकता है एक बार कड़वी लगे, लेकिन उसमें उसको एहसास होगा कि वास्तव में तेरा काम नहीं होने वाला था, इसलिए तो एक बार आए और आपका समय भी नष्ट नहीं हुआ, धन भी नष्ट नहीं हुआ। जी, तो स्ट्रेटजी से ज़्यादा आप कंटिन्यूटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है सर, खेतड़ी के युवाओं के लिए राजनीति में स्कोप है? देखो, इसमें युवाओं की कोई राजनीति में कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन यूथ का क्या है, बहुत चुनाव हैं यूथ के लिए। आप वार्ड से लेकर आप जिला परिषद तक चुनाव लड़े, एमएलए का भी लड़े, सांसद का भी लड़े। राजनीति में युवा जो अगर, लेकिन आजकल एक ट्रेंड देखने को मिला है, सब कुछ ये पता नहीं प्रकृति का प्रभाव है या कोई ऊपर से कोई कोप चल रहा है, सब लोग शॉर्टकट पाना। सही बात। सब कुछ शॉर्टकट चाहिए आज के यूथ को। मैं आज के यूथ को यही कहना चाहता हूँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप एक छोटी सी गलती से अपनी लाइफ स्पॉइल कर सकते हैं। आपके सही निर्णय, उचित समय पे उचित निर्णय अगर आप करोगे तो मैं समझता हूँ आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। आप सिर्फ दूसरे को देख के, भावनाओं में बह के, सिर्फ एक सपने पाल के आप उस फील्ड के लायक ही नहीं हो, लेकिन आप चल रहे हो, धक्के मार रहे हो लोगों को। उस फील्ड की आपको समझ नहीं है, उतना संघर्ष करने का आप में मादा नहीं है, वो परिस्थितियां आपकी अलाउ नहीं करती पारिवारिक, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो और कई उल्टे सीधे काम करते हो, लोगों को गुमराह करके कहीं ले जाते हो। तो ये कोई राजनीति का या किसी भी जीवन में किसी भी सफलता का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अगर आप नेक रास्ते पे चल रहे हो और कुछ करने की आप तमन्ना रखते हो, किसी समाज की लोगों की भलाई करना चाहते हो, तो आपने कम से कम रास्ता तो नेक रखो। आप अपना, मतलब बख्श देता है ईश्वर उसको जिसकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती। सही बात।
सर राजनीति के अलावा कुछ अन्य विषय हैं जिनमें आप रुचि रखते हैं, जैसे मैगजीन्स वगैरह पढ़ना, बुक्स पढ़ना, या फिर स्विमिंग या कोई गेम्स हों, इस तरह की एक्टिविटीज़ में? मैं कोई स्पेशली गेम के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कभी चैंपियन किसी गेम का नहीं रहा। पहले गांव के जो परंपरागत खेल होते थे वो एक टाइम पास के लिए, या जो एक बचपन में होता है, स्कूलिंग लाइफ में होता है, वो ऐसा मेरा कोई स्पेसिफिक खेल नहीं है कि जिसका मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हुआ हूँ, या मैं 10 लोगों के बीच में कहूँ कि मैंने उस सन में ये जीता था, और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्विमिंग तो हमारी पहले जोड़ झाड़ होते थे, हाँ, कर ही लेते थे। ईश्वर ने बड़ा पाबंदी लगाई है कि स्विमिंग के लिए आप वहाँ पे फीस पे करो और आप एक इंडोर उस जगह में जाओ। पहले तो हमारे सरोवर, तालाब, नदी, जोड़ भरे रहते थे। हम बहुत परफेक्ट तैराक हैं, ये मान लो आप, उस बिना किसी ट्रेनिंग के। ठीक है। हाँ। हमारे पास में एक बड़ा बांध होता था, उसमें हम ये इस छोर से उस छोर तक जाने की शर्त लगाते थे, और सीधे तैर के भी और उल्टे तैर के भी। आज तो कोच करते हैं लोग, उसको फीस पे करते हैं, बच्चे का पीछे से पकड़ के उसको पैर मारना सिखाते हैं। हमें तो ईश्वर ने, उस हमारे ज़माने के लोगों को ईश्वर ने वैसे ही शक्ति दी थी, किसी भी खान में कूद जाते थे और तैर के निकल। हाँ, परिवेश ऐसा था कि सारी चीज़ें आसपास, बिल्कुल वो नेचुरली था सारा सब कुछ। तो विशेष रूप से आपने बता दिया कि कोई चैंपियन वगैरह आप कहीं? नहीं रहा, मुझे कोई संदेह नहीं है। सही बात। मैगजीन्स वगैरह, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं? हाँ, वो पढ़ते हैं, कभी टाइम मिलता है तो निश्चित रूप से अच्छी बुकें भी पढ़ते हैं, देव देवताओं की भी जीवनी पढ़ते हैं, इससे कुछ अच्छा निकल जाए। किसी की ऐसी बायोग्राफी जिसने बहुत प्रभावित किया हो? एक विदेशी राइटर हुआ करते थे, स्वेट मार्डन जी, उनकी एक बुक मैंने पढ़ी थी, निश्चित रूप से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस चीज़ से। उन्होंने एक, उसका मैं कंक्लूजन बताता हूँ आपको, बड़ा लंबा चौड़ा तो मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे प्रभावित की कि इस दुनिया के अंदर मतलब आधे लोग तो ऐसे हैं जो भय आने से पहले ही भयभीत होके वो रास्ता छोड़ देते हैं। यानी भय आया नहीं, भय आने से पहले उस भय के डर से ही अपना मकसद और अपना रास्ता बदल देते हैं। और ये होता है अमूमन। आप किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति देखो, वो पूरे दिन इसी टेंशन में रहता है, अब ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसमें कई वर्षों तक मैं उस चीज़ से इंस्पायर रहा। अगर भय को आने दो, जब आया ही नहीं रहा, हमने अपनी गति बदल दी, अपना जीवन बदल दिया, अपना शरीर की क्रियाएं बदल दी, हमने सोच बदल दिया। जो चीज़ पता नहीं आएगी या नहीं, हम उससे पहले डर बैठे। सही बात। ऐसा मैं एक बड़ा दृष्टांत लेके चलता हूँ, मेरे दिमाग में आज भी रहती है। और मैंने नवरात्रों में कई बार ये धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े हैं। पहले मैं नवरात्रे करता था, निराहार नवरात्रे करता था। अब तो ईश्वर ने शरीर में थोड़ा डायबिटीज़ का वो कर दिया, तो डॉक्टर मना करते हैं कि आप भूखे नहीं रह सकते, इसलिए वरना उस टाइम में पढ़ता था, पूरे ग्रंथ पढ़ लेते थे, जैसे शिव महापुराण है, आपका और कोई ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ते थे 9 दिन बैठे रह के। सर अभी आप पब्लिक सर्वेंट हैं, और एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और सभी जातियां आपके लिए बराबर होनी चाहिए, पर पहले ऐसा सुनते थे कि आप गुर्जर जाति को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात का इंतजार ही कर रहा था कि आप ये सवाल पूछें। मैं जब तक असफल रहा, निश्चित रूप से मेरे विरोधियों ने मेरा एक ऐसा वो इमेज बना दी उन लोगों ने कि जातिवाद की बातें करता है, जाति के उसमें ज़्यादा वाद में रहता है। मैंने मेरे कार्यकाल के 1.5 साल में ये सिद्ध करके दिखा दिया है। आज सर्व समाज ये बोलता है कि जो भ्रांतियाँ फैलाई गई थी वो भ्रांतियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं, और जो हमने सिद्ध किया है कि हम कोई जातिवाद नहीं करते। आज सर्व समाज ये कहता है कि जो लोग इनके विरोधी, उन्होंने इनकी इमेज बना रखी थी। मैं स्पष्ट कहता हूँ, मुझे कोई किंतु नहीं है। मेरे बारे में आप बिना पूछो तो मैं कह दूँ, मेरे बारे में 15 साल से इन लोगों ने एक भ्रम फैला रखा था, अगर ये आ जाएगा तो यूपी बिहार बना देगा। आप नहीं पूछा आपने सवाल, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुली आंखों से अपना एनालिसिस करता हूँ। अगर आप सिर्फ आडंबर में चलोगे, लोगों की जो 5-10 लोग कह रहे हैं उसको मानोगे, मेरे बारे में कहता जातिवाद है, इसमें ये लोग बदमाशी करवा देंगे। आज 1.5 साल के अंदर मैं इस बात को बड़ी कर्मठता से कह सकता हूँ, और मैं संतुष्ट भी हूँ। सब जातियों के मुंह से ये निकलने लग गया कि जो लोग कहते थे इसके बारे में, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने जो ये बदमाशियाँ जो कहते थे ना, यूपी अब बिहार बना देगा, 1.5 साल में राम के राज करें हमने खेतड़ी में। एक भी बदमाशी बता दो आप, 1-2 बदमाशी हुई
उसमें भी सौभाग्य से, जो वरना तो मुद्दा मिल जाता दोबारा टेंट गाड़ देते ये लोग, सौभाग्य से कोई हमारे समुदाय का, हमारे समाज का व्यक्ति नहीं निकला उसमें। एक दो घटनाएं मैं उस बारे में नहीं जाना चाहूँगा। मेरा आपके स्टूडियो में आके, और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी का चीर हरण करूँ। मूवीज देखते हैं सर? बहुत अंतराल हो गया, अब तो समय ही नहीं मिलता है। अब समय नहीं मिलता है? हाँ, पहले देखते थे। मैंने काफ़ी अंतराल के बाद में एक ही फिल्म देखी है, कोई 10-15 साल। कौन सी देखी सर? बाहुबली देखी। बाहुबली देखी। ठीक है, तो कहीं बाहुबली फिल्म से मोटिवेट हुए? वो धर्म की रक्षा नहीं, राजनीति में बाहुबलियों को और नाम से जाना जाता वो है। बाहुबली, राजनीतिक बाहुबली अलग होते हैं। और वो बाहुबली जो उसमें जो एक बहुत प्रजा का एक हितैषी राजा था बाहुबली, जो प्रजा की चिंता करते थे। उनके जो द्वंद्वी थे, उनका जो करेक्टर था ना, वो निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अगर आप जनता के लिए अच्छी सोच रखोगे, जनता के अंदर भी अगर राज नहीं रहे तो भी जनता के अंदर रहोगे, तो आप जनता के दिलों पे राज करोगे। ऐसा मैं कहता हूँ, कुर्सी का राजा कोई राजा नहीं होता, जो लोगों के दिलों पे राज करता है वो राजा होता है। राजनीतिक जीवन में कभी स्ट्रेस होता है सर? राजनीतिक जीवन में शायद सबसे ज़्यादा होता ही है, स्ट्रेस ही होता है। और वो भी ना खुद के परिवार का, ना आपके बेटे का, सिर्फ लोगों का, जो अपना परिवार, एक क्षेत्र का परिवार है, उसका स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस भी इतना होता है कि आप लोग, हम चाहते हैं कि सबके सब काम हों, लेकिन काम सारे होते नहीं हैं। जितना संभव होता है उतना हम प्रयास करते हैं, लेकिन व्यक्ति को तो कुछ नहीं लेना देना, उसको तो काम चाहिए। फिर वो अनावश्यक रूप से कई भाषाएं बोलने लग जाते हैं। ठीक है, हमने ये किया और हमने वो किया। वो अपनी जगह भी सही है, और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो चीज़ें जो राजनीतिक मजबूरियां हैं, कई लिमिटेशंस हैं, उनको एक आम आदमी समझ नहीं पाता। तो उससे और स्ट्रेस हो जाता है कि आप, ये बंदा अपने साथ इतने वर्ष से संघर्ष कर रहा है, आज हम ये इसका काम ये तो नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ कि ये काम नहीं हो पा रहा। कई ऐसे काम होते हैं जो नहीं होने के होते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि भाई ये तो होना ही चाहिए मेरा, मैं तो इतने दिनों से साथ हूँ। तो वो स्ट्रेस का कारण है, और छोटे छोटे कारण बनते हैं, और वो पर डे बनते हैं। तो कैसे युवाओं को क्या सलाह देंगे सर, कैसे टैकल करें स्ट्रेस को? जीवन में आता है तो आजकल तो मतलब आप तो फिर भी राजनीतिक जीवन में हैं, युवा तो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं आप इसको? वो चीज़ें युवाओं को भी सब लोग बताते हैं, हम भी बताना चाहेंगे, कोई चीज़ स्थायी नहीं होती है। स्थायी आप, हो सकता है ये एक मानव का शरीर है, मानव का स्वभाव और मानव की सोच है, एक मस्तिष्क भी दिया है, एक देखने के लिए आंखें भी दी हैं, ये प्रकृति ने रची हैं। मस्तिष्क है, आप सोचोगे, आप प्रोग्रेसिव हो तो आपको स्ट्रेस भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन स्ट्रेस में जकड़ के रह जाना और अपनी बच्ची खुची लाइफ को स्पॉइल कर लेना, ये युवाओं से कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। जो आपके पास अगर कुछ अच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं वो स्थायी होगा। आपके साथ आज बुरा हो रहा है, आपको लग रहा है कि परमात्मा मुझ पे टूट पड़ा और मेरा तो सारा हित हो गया। समय हमेशा बदलता है, परिवर्तनशील है। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। आप उस चीज़ को माइंड में बिठा लोगे तो एक सोच से आप उस काम को अच्छा भी कर सकते हो। उस बुरे समय को व्यतीत हो जाने दो, उस बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आएगा। जब आपका अच्छा समय ही सदा नहीं रहा तो आपका बुरा समय भी सदा नहीं रहेगा। लेकिन मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ, स्टेट्स में आके जिस माँ ने, जिस बाप ने आप में सपने देखे हैं, आपको 20-25 साल तक पढ़ाया लिखाया, कपड़े पहनाए, उन लोगों की भावनाओं की कदर करें और कोई क्षणिक ऐसा फैसला ना करें कि आपके परिवार में दुख का पार टूटे या फिर आपके परिवार की बदनामी हो। निश्चित रूप से हर परिस्थिति का खुले मन से और खुले दिल से स्वागत करें, डट के मुकाबला करें। ठीक बात है सर। और ये मैंने मेरे जीवन में उतार के देखी है। मैं लोगों के भाषण नहीं देता हूँ, मैंने तो जो संघर्ष देखे हैं शायद उसमें मैं नहीं कहता कि मैं ही सबसे बड़ा दुखी हूँ, लेकिन हमने हर संघर्ष का, हर परिस्थिति का माकूल मुकाबला किया है। यही मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। परिस्थितियाँ अच्छी बुरी होती रहती हैं, दिन अच्छे बुरे आते जाते रहते हैं, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। आप कोई भी चीज़ से घबराएं नहीं और गलत कदम नहीं उठाएं। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है सर, प्रयास करता है, वैसे वैसे आदमी शांत और सूझबूझ से काम लेता है, समझदार होने लग जाता है ना? तो इंतज़ार एक सबसे अच्छी दवा है।
बिल्कुल, आपको इंतज़ार, उचित समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। मैंने पूर्व में भी कहा, सफलता को जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं वो हो सकता है एक टाइम के लिए, फिर शॉर्ट टाइम लिमिट के लिए आप उसमें खुश भी हो सकते हैं, आपको ये लग भी जाएगा कि मैंने अचीव कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। जी। और स्ट्रेस भगाने के लिए सर शराब वगैरह पीना, नशे की लत में जाना, इस सब को सर कैसे देखते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये चीज़ें कोई उसका समाधान थोड़ी हुआ, उसमें तो आप ज़्यादा उलझोगे, उसमें ज़्यादा उलझते चले जाओगे, आपका शारीरिक रूप से कमज़ोर होगे, मानसिक रूप से कमज़ोर होगे, उसमें तो आपका धन, तन और मन तीनों गया। एक बार सर मैंने उपचार नहीं है। एक बार मैंने इसी तरह से कोई रील पोस्ट करी थी, कोई कट करके हमने डाला था, तो एक सवाल था कि अगर शराब इतनी ख़राब चीज़ है तो गवर्नमेंट बेचती क्यों है? तो उस चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा, वो चीज़ें रेवेन्यू का मामला है, और उस चीज़ पे तो कोई किसी इस चीज़ के एक्सपर्ट से ज़्यादा हाँ, मतलब गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू जा रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी उसका यूज़ करें। ये तो आदिकाल से चली है ये, इसका तो कोई आप ये नहीं कह सकते, तो राजा महाराजाओं के उस टाइम, ऋषि मनुष्यों के टाइम में भी चलती थी ये चीज़। पर कोई राज्य ऐसा कर सकता है सर आपके हिसाब से? आप नहीं, है ना गुजरात में कंप्लीटली बंद है। तो हर जगह ऐसा नहीं हो सकता सर? नहीं, हर जगह भी हो सकता है, ये तो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। अब गुजरात में है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात में भी, फिर उसके बाद में हमने हरियाणा का उदाहरण देखा, आपको तो नहीं पता होगा, हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट बनी थी एक, उस टाइम बंद कर दिया था, लेकिन बंद करने के बाद में उससे दुगनी रफ्तार से वो चली। अच्छा, वो इलीगल तरीके से, और दुगनी रफ्तार से लोगों को मिलती भी थी, लेकिन उसका बेचारों को पैसा पे ज़्यादा करना पड़ता था। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार कंट्रोल नहीं होती, हम फैसले तो ले लेते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होती है। उस बारे में मैं कोई इस स्टेज पे भी नहीं हूँ कि मैं कम्प्लीटली कोई चीज़ का बयान दे सकूँ। राजनीति में कोई आदर्श है सर? निश्चित रूप से जीवन में कोई ना कोई आइडियल रखना चाहिए आप। तो अब आपका कोई आदर्श है? मैं अगर इस बात को ओरिजिनल रूप से कहूँ तो मैं आदर्श बचपन से ही मैं अपने स्वर्गीय पिताजी को मानता हूँ कि उन्होंने परिवार की बिना परवाह किए। आपके संज्ञान में बता दूं कि मेरे पिताजी का जब वो कांड हुआ तो उस वक्त मैं 2 ही वर्ष का था। जो वो उस वक्त संघर्ष कर सकते हैं तो आज तो हम साधन भी हैं, सारे हैं, उनको आदर्श मानता हूँ, निश्चित रूप से आदर्श मानता हूँ। और मैं तो उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए राजनीति में हूँ, मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है निश्चित रूप से। और वैसे तो राजनीति में बहुत महत्व आदर्श हैं। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। आज देश सुरक्षित हाथों में है। अब सबको ये लगता है कि ये देश 2014 से पहले भी यही देश था, आज भी। आज हमारा मान सम्मान, हमारी इकोनॉमी की छोटी छोटी चीज़ों को लेके मोदी जी चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। अब जो ये वंदे गंगा जल संरक्षण चल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो आपको भी पता होगा, लेकिन ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी जो आज की हैं। हमारे आदर्श हैं, निश्चित रूप से आदर्श। मान लेते हैं सर, जनता आपको बार बार मौका देती है, अब लगभग 2 और 3 टर्म्स बार और आप जीत करके आते हैं, एमएलए बनते हैं, तो सर लॉन्ग टर्म के लिए जो विज़न है खेतड़ी विधानसभा के लिए क्या होगा सर? पूर्व में हमने जिक्र किया था, हमारा अभी तो 1.5 साल ही हुआ है। हम इस 5 साल में कुछ करके दिखाएंगे, लोगों को ये लगेगा कि कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, हम जैसे जिक्र किया रोडों का, हम 5 साल में ये दिखा देंगे खेतड़ी का नक्शा रोडों के मामले में बदल गया। ठीक है, रोड पे मैं इसलिए जिक्र दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर कोई आवश्यकता है किसी भी विकसित देश हो, चाहे विकसित प्रदेश हो, चाहे विकसित क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है, जैसा मैंने जिक्र किया हमारे गडकरी जी का, तो ये चीज़ें हमारी सही होंगी तो देश का बाहर से आने वाला व्यक्ति, अगर रोड या आपकी धूल उड़ रही है वहाँ पे, तो सबसे पहले वहाँ के विधायक को गाली मिलती है। बाहर से आने वाला व्यक्ति कहीं आपके घर में जाके नहीं देखता आपको पानी आ रहा है या नहीं, आपकी घर में व्यवस्था क्या है, लेकिन वो जिस रोड से गुजरता है तो ये कहे खेतड़ी की रोड अच्छी हैं, सूरजगढ़ की रोड अच्छी हैं। तो वो हमारा एक विजन है लॉन्ग टर्म के लिए। और मैंने बताया कि मेरा सतत प्रयास है कि कोई रोज़गार के ऐसे ठोस
अवसर उपलब्ध हो जाएं जो यहाँ का स्थानीय रोजगार लोगों को मिल जाए। मैं ये कह सकता हूँ आपको, कांग्रेस के राज में हमारा बबाई इंडस्ट्रियल एरिया का ज़मीन एक्वायर हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, जो राज्य में सरकार होती है वही काम करती है। लेकिन उसका मैं 3 बार मुद्दा उठा चुका, किसी भी को मुझे परवाह नहीं है क्रेडिट किसको जाएगी, कि मेरे खेतड़ी के व्यक्ति को रोजगार तो मिले। मैंने 3 बार वहाँ का मुद्दा उठाया और हम ज़मीन एक एक्वायर करके उसमें चाहे वो क्रेडिट किसी को भी मिले, हम वहाँ इंडस्ट्री लगेंगे तो मैं समझता हूँ मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हमारा जो बेरोजगार है वो उधर दूसरे प्रदेशों में हरियाणा, दिल्ली, यूपी आपका ना जाए, यहाँ भी चाहे छोटी मजदूरी मिले, बड़ी मजदूरी मिले, यही मिल जाए, मेरा ये उद्देश्य है निश्चित रूप से। विधानसभा में सर आप काफ़ी मुद्दे उठाते हैं, उसी बीच एक मनोज घुमरिया का मुद्दा भी आपने उठाया था, तो उसका सर मतलब आप चाहें तो कार्रवाई कर सकते थे अगर कहीं आपको गलत नज़र आ रहा है, तो विधानसभा में लोगों का ये कहना है कि वो मुद्दा उठाना कितना सही था? निश्चित रूप से जो एक यहाँ पे जो अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं उसको जनता के सामने लाना चाहिए, उसमें द्वंद्वी प्रतिद्वंदी की कोई बात ही नहीं है। उसमें जो आप लोग काम कर रहे हो वहाँ पे निश्चित रूप से क्या टैक्स की चोरी कर रहे हो या इलीगल आप माइनिंग कर रहे हो या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उस बारे में मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से वो मुद्दा जायज़ था। उसमें एक पॉलिटिकल एनिमी की तरफ से मत देखो, आप प्रतिद्वंदी की तरफ से मत देखो। कोई भी काम करता है, चाहे वो मेरा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, उसके बारे में आप उचित प्लेटफार्म पे उचित चीज़ें रखनी चाहिए, आपको निश्चित रूप से रखनी चाहिए, उसको राजनीति से जोड़ के ना रखें। राजनीतिक जीवन में आने के बाद सर कोई ऐसा प्रसंग आया है जब अत्यधिक प्रसन्नता महसूस हुई हो? ईश्वर ने मुझे ऐसा कुछ बनाया नहीं है, 2 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ। अत्यधिक प्रसन्नता का तो मैं ऐसा कुछ भी मुझे दृष्टांत याद नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा कुछ लगा हो कि मैंने बहुत कुछ कर दिया या बहुत कुछ अचीवमेंट कर लिया। मेरे तो घर वाले भी मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते कि ये कभी हंसेगा क्या। हकीकत है, ये मेरी एक राजनीतिक कमजोरी भी है। ये मैं मन से किसी व्यक्ति के लिए नहीं सोचता बुरा, लेकिन मेरी शक्ल से ऐसे लगता है जैसे मेरी शक्ल एक ऐसा लोगों को मैसेज देती है कि ये वो तो अपने आप में धीर गंभीर आदमी है, कम बोलने वाला है, जबकि दिल में कुछ भी नहीं होता है। ना ऐसा कुछ नहीं है सर, वैसे फेस से हमें तो मतलब इस तरह की कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर फिर भी अगर ऑडियंस में कोई ऐसा सोचता है तो भाई ऐसा नहीं करें, तो बता दिया है सर ने। मैंने बता दिया, बहुत बार कहा है मैंने कि वो शक्ल पे मत जाओ, आदमी के दिल से पूछो, आप दिल की बात पूछो। सर कभी पार्टी विकास कार्यों में बाधा बनती है? नहीं, ऐसा मेरे इस राजनीतिक जीवन में तो जैसे मैं कुछ करने लायक तो 1.5 साल में ही हुआ हूँ, लेकिन पार्टी कभी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनती है। पार्टी तो एक सपोर्टिंग, हमारा जो एक आशीर्वाद रखने वाली जो एक संस्था है वो है। निश्चित रूप से पार्टी हमें सहयोग करती है और हमारे विकास के लिए मतलब वक्त बे वक्त वो हमारी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी और प्रशासनिक प्लेटफॉर्म पे भी मांगते रहते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। पार्टी कभी बाधा नहीं बनती है विकास के अंदर। पार्टी तो एक सपोर्टिंग, हमारी आशीर्वाद रखने वाली एक संस्था है निश्चित रूप से। तो सर कोई अच्छी या बुरी आदतें जो समाज के लिए आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, या आप खुद कोई ऐसी आदत अपना रखी है आपने जो लगता है कि कभी ये नहीं होना चाहिए था? हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है मेरा ये जवाब अटपटा लगे आपको, लेकिन मैं इसको कहूँगा। जी बताइए। आपने इतनी बेफिक्री से मुझे हर बात पूछी है तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा, और हो सकता है ऑडियंस अपने जज करें खुद। जी। मेरी अच्छी आदत है उखा पीना। अच्छी आदत है? ऐसा मत कहिए सर। अच्छी आदत कैसे बताएंगे सर, बताइए। बुरी आदत है सच बोलना। बुरी आदत है सच बोलना, ये अच्छी है? ये अटपटाई है सब। तो सर सामाजिक सरोकार के लिए हाँ हम उखा, हमारी एक संस्कृति है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसको कोई फॉलो, सही बात है, कोई फॉलो मत करना। लेकिन आपने एक सवाल किया है तो मैं आपके इस पूरे डिबेट को थोड़ा उल्टा करके देख रहा हूँ। समझ गया सर, ठीक है। लेकिन आपने ये कहा, ये भी बड़ी बात है, आजकल तो लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन कैमरे जब सामने आता है तो नहीं कहते। आप खुले दिल से सवाल पूछे आपने, मैं भी आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, और वो इसलिए नहीं कि आप मुझे कहीं प्रमोट करोगे या मैं इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है, अपने हिसाब से एनालिसिस करती है। सही बात। लेकिन आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया मेरी अच्छी आदत बुरी आदत। ठीक बात है सर। तो सर कोई फेवरेट सॉन्ग है, संगीत को पसंद करते हैं?
हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसी चीज़ है, इसको सबको पसंद करना चाहिए। जो आपने स्ट्रेस की बात की है तो इससे तो बहुत रिलैक्स मिलता है। सुनते हैं हम, गाड़ी में भी चलते हुए जब सुनते हैं, देसी भी सुनते हैं, हिंदी भी सुनते हैं। जो हमारे जो परंपरागत गांव में जो देसी धमाल होती हैं, ये मैं करवाता भी हूँ। अच्छा, जो दुलंडी होती है जिसको अपन छारंडी बोलते हैं, होली के दूसरे दिन मैं हमेशा से एक आयोजन करवाता हूँ धमाल का, जिसमें 5-4 हज़ार लोगों का शरीक होती है। ये संस्कृति को जिंदा भी रखता हाँ बिल्कुल, पुरानी संस्कृति को मैं हमेशा उसके एंड में यही कहता हूँ कि हम किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पुरानी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, जो हमारी है निश्चित रूप से करते हैं। कोई फेवरेट सॉन्ग नाम बताना चाहें? हाँ, मैं गा नहीं सकता, मेरी कोई आवाज़ भगवान ने ऐसी नहीं दी है। ठीक है सर, मैं लेकिन फिर भी जो सुनने में अच्छा लगता है वो सॉन्ग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है एक सॉन्ग जो मैं कभी गुनगुना लेता हूँ अकेले में, वैसे किसी को पता नहीं है। अब आज पता चल जाएगा सभी को। बताइए। हाँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, देना साथ मेरा हमनम। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो आज तो सभी को पता चल गया है कि ठीक है, लोग भी गुनगुनाएंगे। सर, अंत में युवाओं और खेतड़ी की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, खेतड़ी की जनता से एक संदेश तो नहीं कह सकता, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जी कि किसी भी समाज में अगर भाईचारा जिंदा नहीं है, सर्व समाज में प्रेम नहीं जिंदा है, तो आप चाहे कितना ही विकास करवा लो, ठीक बात। चाहे आप कितनी आदर्शवादी बातें करे जाओ, जब आपका पड़ोसी से व्यवहार ठीक नहीं है, तो आप कितना ही पैसा कमा लो, आप सुखी नहीं रह सकते। मैं सर्व समाज को, सर्व मानव कौम को ये कहना चाहता हूँ, अगर सब प्रेम भाईचारे का आप लोग प्राथमिकता पे रखें और प्रेम और भाईचारे से जियोगे, रहोगे, तो आप अपने परिवार में भी खुश रहोगे, समाज में भी खुश रहोगे, आपके वो विकास भी काम आएगा और जो भी हम लोग प्रयास करते हैं उसका आप उपयोग कर सकोगे। वरना हमने रोड बना दिया, आपको पानी भी दे दिया और आपको स्वास्थ्य की वो भी दे दिया, लाइट भी दे दी, अब आप शांति में ही नहीं रहोगे, आपको समय ही नहीं है उन चीज़ों का उपयोग करने का। आप आपस में लड़ाई झगड़े, ज़मीन पे भाई पे वो करोगे तो ये विकास किसी काम का नहीं है। मैं सबसे हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करता हूँ कि प्रेम और भाईचारे को समाज में प्रमुखता से कायम रखना चाहिए, जब ये आपके सब चीज़ें काम आएगी। दिमाग में अगर शांति है, दिल में अगर अशांति है, तो आदमी का जीवन है, वरना आप जीते जी समय पास करके चले जाओ, एक दिन चले जाओगे, जीवन को नरक बना के चले जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप शांति और भाईचारे से रहें, सब लोग प्रेम और भाव से रहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, सर्व समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है सर। और खेतड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं निश्चित रूप से मुझसे बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा मैं सतत आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और आपको भरोसा और विश्वास भी दिलाना। और प्रॉब्लम आएगी तो डेली आप कर ही रहे हैं हाँ बिल्कुल, मैं जन सुनवाई करता हूँ रोज़। बिल्कुल सही। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ में सिटिंग एमएलए इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर। आपने इनको सुना और इन्होंने भी बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। जितनी चीज़ें हम इनसे पूछ सकते थे सभी हमने पूछी। फिर भी आपके अगर कोई और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। हम दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे और ज़रूर इनसे पूछेंगे। होप करता हूं कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं, शेयर ज़रूर से करें और अच्छी या बुरी दोनों बातें आपको कमेंट करके जाना है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगेन सर, मैं आपको एक बार थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती समय हमें दिया है। और मतलब सर मुझे भी एक चीज़ जैसे ये है कि बहुत बार लोगों ने कही है कि हमेशा उस आदमी की रिस्पेक्ट करो जो आपको अपना समय देता है। नहीं, मैं भी आपके इस स्टूडियो में बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें बुलाया जी। और निश्चित रूप से आपने जो इंटरव्यू लिया है, मैं समझता हूं कि आप ब्रॉडकास्ट करेंगे और लोग इस पे अपना कमेंट्स करेंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गाइज ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और किसी पॉडकास्ट के अंदर और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।